अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी डेवलप सिंस पार्टीशन। नीतीश राजपूत की वीडियो है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली थी और ओवरऑल रिसोर्सेज में से 17% मिला था। ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के एक ऑथर हैं हुसैन हक्कानी, इन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर रखी है। जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो टोटल 921 थी, उसमें से सिर्फ 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो इंडिया के पास था। आरबीआई उस टाइम पे पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था और इंडिया का भी, लेकिन कंट्रोल इंडिया के हाथ में था। इंडिया का जो टोटल कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ था और ये डिसाइड हुआ था कि इस 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 75 करोड़ में से 20 करोड़ जो थे वो पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को ही दे दिए गए थे और बाकी का जो 55 करोड़ था उसको बाद में देने की बात की गई थी। उस समय पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी कि ये जो रिफ्यूजीज आए थे उनको सेटल करना, उसमें काफी पैसा चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे कश्मीर को लेकर काफी इशू हो रहा था, तो नेहरू जी और पटेल जी ने यह माना कि जो 55 करोड़ है इसको रोक लेना चाहिए, वरना ये इस पैसे से हथियार खरीदेंगे और हमारे खिलाफ ही यूज करेंगे। हालांकि ये जो पैसा था ये आगे चल के महात्मा गांधी जी ने दिलवा दिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक ये पैसा मिला था उससे पहले भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी खराब थी। इकोनॉमिक कंडीशन भले ही थोड़ी सी वीक थी लेकिन मिलिट्री स्ट्रांग थी, क्योंकि इंडिया एग्री कर गया था 1/3 आर्मी स्प्लिट करने के लिए। इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी मल्टीपल स्ट्रांग लीडर थे। वहीं मुस्लिम लीग में सिर्फ जिन्ना के बाद कोई और स्ट्रांग लीडर आया ही नहीं। जिन्ना की डेथ के बाद ना तो जिन्ना के लेवल का कोई पावरफुल नेता आया और ना ही मिलिट्री ने आने दिया, क्योंकि जो टेम्परेरी कंट्रोल मिला था पाकिस्तान की आर्मी को वो काफी इंजॉय कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी को इस टेम्परेरी कंट्रोल की ऐसी आदत लगी कि उसके बाद 29 पीएम बने। आज की डेट तक एक भी पीएम ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपने पूरे किए। किसी को मार दिया गया, किसी का तख्ता पलट कर दिया गया, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मारा गया। आज तक इनकी एक भी एजेंसी ये नहीं पता लगा पाई कि पीएम को मारा किसने है। इमरान खान जो थे इनको रैली में गोली मार दी गई, ये आज तक नहीं पकड़ पाए कि गोली चलाई किसने। बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि इनके पीएम्स को मार कौन रहा है, इनके बड़े बड़े नेताओं को मार कौन रहा है। कुछ केसेस में तो लॉ को अमेंड किया गया ताकि जो पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में आ जाए। इन कुछ चीजों की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर शुरू से ही रहा है और ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी है, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। पाकिस्तान के सामने भी यही दिक्कत थी कि उसको ग्रो तो करना ही था, लेकिन सीधे सीधे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए होता है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना होता है। तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके लिए नए नए जुगाड़ निकाले और इसी एफर्ट्स में उसको दिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसकी मिलिट्री नीड्स। पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर टाइम पे रियलाइज हो गया था कि यूएस का साउथ एशिया में कोई दोस्त नहीं है और उसको सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है और इसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें उसको एक मौका दिखा। पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस का फ्रेंड दिखाया और इसके बदले में उसको मिली फॉरेन एड। लेकिन क्वेश्चन है कि ये फॉरेन एड दी क्यों गई। देखिए, आज की डेट में आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे यूएस के कॉल सेंटर्स हैं। यूएस के एम्प्लॉयर्स वहां के एम्प्लॉयज को छोड़ के इंडिया से बंदे हायर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक यूएस सिटीजन की सैलरी काफी ज्यादा होती है, उसकी जितनी भी लायबिलिटी होती है वो यूएस के एम्प्लॉयर की होती है। इंश्योरेंस, पेंशन जैसे तरह तरह के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। कोई एक्सीडेंट भी हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूएस के एम्प्लॉयर की बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, ऑफिस वगैरह, ये काफी बड़ा खर्चा होता है इसमें। लेकिन इंडिया के अंदर सारे एम्प्लॉयज कम पैसे में मिल जाते हैं और किसी की भी लायबिलिटी यूएस के एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होती है। सेम कॉन्सेप्ट यूएस अपनी मिलिट्री में भी यूज करता है। देखिए, यूएस यूजुअली 2 तरीके से वॉर लड़ता है। अगर उसे लगता है कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं तो वो वॉर में खुद कूद जाता है, जैसे उसने वियतनाम में किया या फिर इराक में किया। लेकिन जब उसको लगता है कि सीधा कूदने में फायदा नहीं है तो वो शैडो वॉर लड़ता है। इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के काम करता है। मान लीजिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएस अगर अपनी खुद की आर्मी भेजने लगेगा तो पहली चीज तो अपने सिटीजन को खतरे में डालेगा और अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा खर्चा उसको देखना होगा। प्लस कंट्री के अंदर लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों भेजा, वॉर की जरूरत क्या थी। अगर आप अपनी मिलिट्री डायरेक्ट किसी कंट्री के अगेंस्ट में भेजते हो तो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कंट्रीज आमने सामने आ जाती है। इसलिए ट्रेडिशनल वॉर्स की जगह यूएस अलग अलग मिलिटेंसी ग्रुप को ट्रेन करता है, उनको आर्म्स देता है और उनकी फंडिंग करता है, जिससे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों से उसने अपना काम करवाया। कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं जो पैसे लेके भी लड़ाई करते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें भी आप अगर सर्च करोगे तो रशिया ने सीरियन फाइटर्स को पैसा देके रिक्रूट किया है, जिन्हें मर्सिनरीज भी बोलते हैं। ये पैसा लेके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस मॉडल में रिस्क एकदम कम होता है, आपको भारी भारी
कोई सैलरीज नहीं देनी होती है, आपको बस वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है। और इस पूरे गेम में पाकिस्तान पूरे एरिया का एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया है और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तान मिलिट्री ने। जी जनाब, ये 4 मिनट की वीडियो मैं कहता हूँ बहुत कुछ खोल के रख दिया इस वीडियो ने, बहुत कुछ खोल के। यानी आज तक अगर लोगों के सवालात थे, लोगों की कशमकश थी, लोगों को टेंशन थी, चक्कर क्या है, पाकिस्तान इकनॉमी क्यों इतनी डूबी हुई है, पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की, फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकनॉमिक कंडीशन क्यों इतनी वीक होती गई, मतलब पानी की तरह, शीशे की तरह, दूध की तरह सफ़ेद है ये सारा मामला कि पाकिस्तान ने अपनी फोकस स्टार्ट से ही अमेरिका की तरफ चला गया, स्टार्ट से ही जुगाड़ की तरफ चला गया, स्टार्ट से ही बग़ैर मेहनत के, बग़ैर किसी काम के, बग़ैर प्लानिंग के कमाने के चक्कर में पड़ गया। वो फौरी एड जो है अमेरिका से आई और उसके बदले में रशिया को उन्होंने तोड़ा और अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका ने पैसा भरपूर देता गया। अच्छा, जिससे मुल्क चलता रहा, मुल्क के मामला सेट होते रहे, सब्सिडी देकर, गवर्नमेंट आवाम के लिए कुछ ना कुछ करके, चीज़ों को रेट कम करके, ये करके वो करके मामला चलते गए। लेकिन कब तक? एक वक्त आता है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान की भी ज़रूरत नहीं रही, अफ़गानिस्तान से भी वो जा चुका है, रशिया भी टूट चुका है, रशिया भी नाराज़, अमेरिका भी नाराज़, चाइना ने भी यहाँ पे बहुत कोशिश करके देख लिया कि नहीं यार, यहाँ पर सी पैक की कोशिश करके देख ली, सारी चीज़ें करके देख ली, यहाँ पर मामलात सीधे नहीं हैं। अब पाकिस्तान के हालात तो यूँ समझ लें कि एक होता है ना कि इंसान अपना बहुत दूर की सोच के मुस्तकबिल बनाता है, बहुत दूर की सोच के मामलात तय करता है, बहुत दूर की सोच के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है। नहीं यार, आने वाली नस्लें कैसे करेंगी, जिएंगी? आज तो हम अमेरिका से ले रहे हैं, मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या इन्होंने ये भी नहीं सोचा था कल क्या होगा, परसों क्या होगा। देखें, मैंने एक जुमला सुना था, बड़ी खूबसूरत जुमला, किसी ने बोला था कि अगर आपको लगे आपका उरूज है, अगर आपको लगे आप बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं, तो अब आप शुरू कर दें काउंटडाउन नीचे जाने का। अब आप समझ जाएं कि आपका ज़वाल शुरू हो रहा है, यानी कि आपके अगर सब कुछ सेट है तो कहीं ना कहीं वो नीचे जाना भी है, उसने उरूज को ज़वाल भी है, ज़वाल के बाद फिर उरूज है। ये सारी चीज़ें अप एंड डाउन ज़िंदगी में रहती हैं। इंसान को बैंक बना के रखनी चाहिए, बैंक बैलेंस बना के रखना चाहिए, अपने मामलात, अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मुल्क की इकनॉमी को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंगें करनी चाहिए थी। मोदी जी की जिस तरीके से प्लानिंगें हैं, मोदी जी ने किस तरीके से आने वाले 50-50 साल का सोच के रखा हुआ है। नोएडा सिटी को देख लो, गिफ्ट सिटी को देख लो, ये 40-40, 50-50 साल आगे के प्रोजेक्ट हैं, आज उन्होंने शुरू कर दिए। कौन ज़िंदा रहेगा, क्या पता कौन होगा कौन नहीं होगा। आने वाली नस्लें तो होंगी ना, वो तो याद रखेंगी ना, उनको तो फ़ायदा होना इस मुल्क से। क्या मतलब आज कल का ही हम सोचेंगे क्या? ऐसा ही होगा तो फिर यही हाल होगा पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान उस टाइम से भी सोच लेता, उस टाइम पे भी अपने मामला सेट करता, बेशक ऐड ही ले रहा था, बेशक उस ऐड का सही इस्तेमाल कर लेते, काश उस ऐड का सही इस्तेमाल कर लेते। और मेरे ख्याल में शायद हमारे पास इजाज़त ही नहीं थी शायद हमें कि हम उस ऐड को कहाँ इस्तेमाल करें, कहाँ ना करें। तो आज पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान दुनिया के पास कर्ज़ मांगने जाता है तो उसे कर्ज़ भी नहीं मिलता। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ समूह के रख दिया इसमें। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।